हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। होप यू ऑल आर वेल स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 4 है ये स्टूडेंट्स, जिसमें कि मैं आज डिस्कस करूंगी आप लोगों से वायरल डिजीजेस, हेलमिंथिक डिजीजेस और ऐसी डिजीज जो कि फंगस से होती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड से हर कोई सफर करता है, ये एक कॉमन डिजीज है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए कॉमन कोल्ड। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की। तो राइनो वायरसेस, जो कि बेसिकली ग्रुप ऑफ वायरसेस है, उससे ये होता है। तो कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हमारे यहाँ पे हो गया वायरस, और बेसिकली कौन सा वायरस? राइनो वायरस। दे इनफेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। न्यूमोनिया में हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा है कि न्यूमोनिया में जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, दे बेसिकली अफेक्ट द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। बट यहाँ कॉमन कोल्ड में हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट होता है, यानी जो नेजल चैम्बर होता है, जो नोज होता है, वो इफेक्ट होता है। तो इसके सिम्टम्स भी इसी से रिलेटेड होंगे। तो इसके सिम्टम्स में क्या हो सकता है? नेजल कंजेशन। कंजेशन क्यों हुआ? क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ से म्यूकस निकल रहा है, जिसकी वजह से यह नाक जो है वो हमारे को कंजेस्टेड लगती है, हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, कफ होता है, हॉर्सनेस हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो these are the symptoms of the common cold, like nasal congestion, discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. That will usually last for the 5 to 7 days. 5 to 7 days के अंदर ये ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी कहीं ना कहीं एक एंटी वायरल प्रोटीन बनाती है टू फाइट अगेंस्ट दिस इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, और एंटी वायरल प्रोटीन बनने के बाद में हमारी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो हमारी बॉडी ही इसको क्योर करती है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड होता है बेसिकली ड्रॉपलेट से। अगर आप हेल्दी है और आपके पास में कोई इन्फेक्टेड पर्सन खड़ा है, वो स्नीज करेगा, कफिंग करेगा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर में आ जाएंगे। एयर के थ्रू व्हेनेवर यू विल इनहेल, देन यू विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, सो दैट इज ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईदर इनहेल्ड डायरेक्टली or transmitted through the contaminated objects such as a pen, book, cup, doorknob, computer keyboard or mouse etc. या तो डायरेक्टली आप इनहेल कर सकते हैं, या फिर क्या हुआ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने आपकी कोई चीजें छू ली, या आपकी जो बिलोंगिंग्स है, या फिर आप उससे शेयर कर रहे हैं कोई चीज जैसे कीबोर्ड, पेन, पेंसिल, कुछ भी, तो वो जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट है वो आपके हैंड के थ्रू, आपके नोज से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है, ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट में आप लोगों ने डायरेक्टली एयर ड्रॉपलेट्स इनहेल कर ली, और इनडायरेक्ट में आप लोगों ने उसकी जो बिलोंगिंग्स थे, उसकी जो छुई हुई चीजें थी, उसको टच कर लिया। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड हो गया हमारे पास में। कॉमन कोल्ड का हम लोगों ने कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया। कॉमन कोल्ड के हम लोगों ने जो अफेक्टेड एरिया था वो पढ़ लिया, सिम्टम्स क्या क्या है वो पढ़ लिए, और लास्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बता रखा है एस्कैरियासिस के बारे में। सो एस्कैरियासिस बेसिकली डिजीज जो होती है वो होती है आपके एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। लुम्ब्रिकॉइडस जो है बच्चों, वो इसका स्पीशीज नेम है, और एस्कैरिस जो है वो जीनस नेम है। जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो पहले जीनस नेम लिखा जाता है, फिर स्पीशीज नेम लिखा जाता है। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस से होने वाली जो डिजीज है उसका नाम है एस्कैरियासिस। ठीक है, दैट इज बेसिकली इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो इंटेस्टाइनल टिश्यू पे ये फीड करेगा, इंटेस्टाइनल टिश्यू को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। तो इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड इसके सिम्टम्स होंगे, दैट्स इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज इन द सीवियर कंडीशन। सीवियर जब कंडीशन होगी तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं इसके मेनली सिम्टम्स, जिसमें इंटेस्टाइनल पैसेज में जो ब्लॉकिंग होगी दैट विल अकर इन अ सीवियर केस। ब्लीडिंग है, इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिट जो होगा वो बेसिकली इसके एक्स के थ्रू होगा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर अपना फीकल मटेरियल खुले में ओपन एनवायरनमेंट में अगर डिस्चार्ज करता है, तो उसके फीकल मटेरियल में प्रेजेंट एस्कैरिस के एग्स
एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो सकते हैं। वो कंटेमिनेट कर सकते हैं फूड को, फूड प्रोडक्ट को, सॉइल को, और उसी सॉइल का यूज और उसी फूड और फूड प्रोडक्ट्स का यूज फर्दर अगर आप खुद करते हैं देन यू विल गेट इन्फेक्टेड। इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। Then if eggs of parasite are excreted along with the fecal matter of the infected person, that will contaminate soil, water, plants, etc. और इसी contaminated material को अगर कोई healthy person ingest करता है तो then he or she will get infected. तो इस तरह से ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के थ्रू होता है। उसके अलावा सिम्टम्स इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो गए, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज सीवियर कंडीशन में हो सकता है, एंड ट्रांसमिशन जो होगा वो उसके एक्स से होता है जो कि फीकल मटेरियल में डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बॉडी एंड दे विल कंटेमिनेट सॉइल, प्लांट्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे हेलिमेंथिक डिजीज की, दूसरी हेलिमेंथिक डिजीज की जिसका नाम है फिलारियासिस। ठीक है, फिलारियासिस नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि फिलारियासिस जो डिजीज है वो फिलेरिया वर्म से होती है, और फिलेरिया वर्म में हम लोग इंक्लूड करते हैं विचरेरिया बैक्टोफिटे और विचरेरिया मलाई। ये फिलेरियल वर्म है जो कि स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स। स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रहने वाला कोई इन्फेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन। और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं अक्यूट इन्फेक्शन। तो फिलेरियल जो वर्म होता है वो बेसिकली लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है और उस लिम्फेटिक वेसल्स में काफी टाइम तक रहता है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उस पर्टिकुलर जगह की लिम्फेटिक वेसल्स स्वेल अप हो जाते हैं, इन्फ्लाम हो जाते हैं, उसमें लिम्फेटिक फ्लूइड काफी ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो दीज organisms basically affect the lymphatic vessels. Lymphatic vessels की कौन सी वाली? Of the lower limb. And then this disease is called as a elephantiasis. आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर एनसीईआरटी का पिक्चर है जिसमें ये लोअर लिम्ब एरिया है, यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है। तो दिस जेनाइटल ऑर्गन विल आल्सो गेट डिफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन। और ये एक पूरा लेग है जिसकी लिम्फेटिक वेसल्स पूरी तरह से इन्फ्लैम हो चुकी है, एंड दैट डिजीज इज नोन एज एलिफेंटियासिस। जेनाइटल ऑर्गन्स भी यहाँ पे अफेक्ट हो गए एंड देयर विल बी ग्रॉस डिफॉर्मिटी। किस तरह से फैलता है एक जगह से दूसरी जगह तक, कैसे ट्रांसमिट होता है? तो बाय द बाइटिंग ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। और फीमेल मॉस्किटो वेक्टर जो है स्टूडेंट, उसका नाम है यहाँ पे क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मक्खी है, उसके बाइटिंग से ये फैलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो वर्म है, फिलेरियल जो वर्म होती है बेसिकली, वो क्या करती है, वो अपने लार्वा प्रोड्यूस करती है लिम्फ में और ब्लड में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिम्फ में और ब्लड में उसने जो लार्वा बनाए वो उसने डिस्चार्ज कर दिए। अब ये जो लार्वा है ये अनडेवलप्ड स्टेट में है, तो इनको डेवलप होना है, तो इनको डेवलप होने के लिए जरूरी है किसी दूसरी की बॉडी, और वहां वो दूसरे की बॉडी है क्यूलेक्स। तो ये जो अनडेवलप्ड लार्वा होते हैं बेसिकली, ये पहुंच जाएंगे क्यूलेक्स की बॉडी में, और क्यूलेक्स की बॉडी में ही ये लार्वा जो होंगे वो डेवलप होंगे। तो अनडेवलप्ड लार्वा बने, बेसिकली अनडेवलप्ड लार्वा थे किसी इन्फेक्टेड पर्सन में। तो दीज आर इन इन्फेक्टेड पर्सन। उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया क्यूलेक्स ने, क्यूलेक्स में वो चले गए, क्यूलेक्स की बॉडी में जाने के बाद में वहां पे उन लार्वा का क्या हो गया, डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट होने के बाद में ये डेवलप्ड जो लार्वा थे they will further reach into the healthy person body by the biting of the culex mosquito, और उस healthy person की body में they will get mature in lymphatic vessel. So they will get mature इन लिम्फेटिक वेसल, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ये फिलेरियल वर्म छोटे छोटे से लार्वा बनाता है जो कि डेवलप नहीं होते,
फिर इन अनडेवलप्ड लार्वा को भेजना होता है किसी दूसरे की बॉडी में। तो क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है वो बाइट करेगी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, और इन्फेक्टेड पर्सन को जब वो बाइट करेगी तो ये अनडेवलप्ड लार्वा इस क्यूलेक्स मॉस्किटो में आ जाएंगे। क्यूलेक्स मॉस्किटो में इन अनडेवलप्ड लार्वा का डेवलपमेंट होगा, और फर्दर ये क्यूलेक्स क्या करेगी, किसी हेल्दी पर्सन में इन डेवलप्ड लार्वा को ट्रांसमिट कर देगी। तो वो हेल्दी पर्सन भी कहीं ना कहीं इस फिलेरियल वर्म से इन्फेक्ट हो जाएगा, और उस हेल्दी पर्सन की लिम्फेटिक वेसल्स में इन वर्म्स का मैच्योरेशन होगा। ठीक है, आगे होगी आप लोगों को बात समझ में, ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द क्यूलेक्स देन टू द हेल्दी पर्सन। फाइन, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है रिंगवर्म। तो रिंगवर्म जो है बच्चों, नाम से हम लोग पता करते हैं कि इसको रिंगवर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लीजन होता है उसका जो शेप होता है वो रिंग शेप होता है। उस रिंग शेप में क्या होता है, एक इस तरह से एक पैच हो जाता है, साइड में बिल्कुल वेसिकल से बने होते हैं, थोड़ी सी रफ सी स्किन हो जाती है, थोड़ी डिस्कलर्ड स्किन हो जाती है, और बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है वो हील हो रहा होता है, और साइड से वो स्प्रेड हो रहा होता है। तो जैसे रिंग होती है, उस रिंग के अंदर बीच में मोती होता है ना, तो उस तरह से इसका सेंटर पार्ट जो होता है वो हील हो रहा होता है, और साइड में वो फिर स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए इसको रिंगवर्म कहते हैं। रिंगवर्म जो होता है वो मेनली फंजाई से होता है। दीज फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। तो दीज फंजाई विच आर बिलोंगिंग टू दीज जेनेरा, जेनेरा एक से ज्यादा जब जीनस होता है तो उसको हम लोग जेनेरा कहते हैं। एक ही जीनस होता है तब हम लोग उसको, एक सिंगुलर जब होता है तब हम लोग उसको जीनस ही कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 जीनस हो गए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। इन जीनस से बिलोंग करने वाली जो फंजाई होगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिंगवर्म। सिम्टम क्या है बच्चों, सिम्टम अगर देखें तो ड्राई स्केली लीजन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, एंड दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग। तो इनमें क्या होगा, बेसिकली एक ड्राई स्केली लीजन हो गया, स्केली मतलब थोड़ा सा रफ सा हो गया, थोड़ा सा ड्राई भी होता है, डिस्कलर्ड भी रहता है। कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे स्किन हो गई क्योंकि एपिडर्मिस को अफेक्ट करता है, नेल्स हो गए, स्कैल्प आपका ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पे की हेयर होते हैं, रूट्स होती है हेयर की, देन देयर विल बी इंटेंस ईचिंग। उसके अलावा आपने देखा होगा कई बार ऐड भी आता है, जो ग्रोइन एरिया होता है, जो स्किन फोल्डिंग एरिया हमारे जो होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे बिटवीन द टोज, तो जो पैर में जो टोज होते हैं उनके बीच का एरिया, क्योंकि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है। ग्रोइन एरिया जहाँ पे कि स्वेट बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, जो कि थाइज और जो आपके जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसके बीच का जो एरिया होता है उसको ग्रोइन एरिया कहते हैं। तो वहां पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, एंड देन फर्दर देयर विल बी रिंगवर्म। ठीक है, सो हीट एंड मॉइस्चर समवेयर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो, which make them thrive in skin fold such as those in a groin or between the toes. धोबी ईच हम लोग पहले पढ़ा करते थे, धोबी ईच आज भी पढ़ते हैं। धोबी, पहले जो धोबी होते थे वो आप देखते थे बहुत ज्यादा वाटर रिजर्वोयर होते थे, इधर उधर पॉन्ड होते थे, पोखर होते थे, तालाब होते थे, तो वहां पे धोबी खड़े रह के कंटिन्यूसली कपड़ों को धोते रहते थे, तो उनके पाँव जो होते थे वो कंटिन्यूसली वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते थे, तो उनके जो टोज होते थे उसके बीच में यहाँ पे स्किन लीजन डेवलप हो जाता था, जिसको रिंगवर्म कहते हैं। ठीक है, आजकल तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, बिकॉज आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स वगैरह उसका यूज होता है। धोबी जो है आजकल ड्राई क्लीनर बन गए हैं। So ringworm are generally acquired from the soil or by using the doll. ये नेक्स्ट पॉइंट है रिंगवर्म से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है, इस इन्फेक्टिव एजेंट का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। तो ये बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है। कंटेजियस का मतलब होता है कि फटाफट से फैलता है, टच करने से भी ये फैल सकता है, और किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बिलोंगिंग्स भी अगर यूज की जाती है तो भी फैल सकता है। जैसे आपको उस पर्सन का टाउल नहीं यूज करना चाहिए, आपको उस पर्सन का कॉम नहीं यूज करना चाहिए, आपको उस पर्सन के क्लॉथ नहीं यूज करने चाहिए। ये तो कहा भी जाता है कि यू शुड नॉट यूज क्लॉथ ऑफ समबडी एल्स, बिकॉज स्वेटिंग प्रॉब्लम, स्वेट से एलर्जी हो सकती है, किसी दूसरे के स्वेट से आपको एलर्जी हो सकती है। So that's why this ringworm can be avoided by
not using the belongings of the other infected person. ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस फंजाई में पढ़ लिया. हम लोग फंजाई में क्या क्या पढ़ा मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ. दैट्स बेसिकली फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंगवर्म. रिंगवर्म में ड्राई स्केली लीजन होता है. वेरियस पार्ट इसमें अफेक्ट हो सकते हैं जैसे स्किन, नेल्स एंड स्केल. उसके अलावा ईचिंग होती है. मॉइस्चर एंड हीट की प्रेजेंस में ये ग्रो करता है, इसलिए आपको स्किन फोल्ड्स जैसे कि ग्रोइन एरिया बिटवीन द टोज यहाँ पे दिखाई देते हैं. Ringworm are generally acquired from the soil or by using the towel, cloth or even the comb of the infected person. ठीक है, होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी. होप आप लोगों को ये जितनी भी डिजीजेस मैंने आप लोगों को बताई है वो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा. ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर ओन चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.